हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेंटूरा क्लासेस में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए गए चालुक्य और बादामी के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। प्री मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है इसमें। एनसीईआरटी तमिलनाडु सारे ही के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने इसमें ले रखे। ग्राफिक्स एनिमेशन के थ्रू आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिएगा ये चैप्टर उन्होंने वेस्टर्न चालुक्य और बादामी। देखिएगा वेस्टर्न चालुक्य हम लोगों के कब आए थे? ये आए थे हम लोगों के मिडिवल टाइम में। ठीक, ये हम सभी जानते हैं। ठीक, जो मेन इनके कॉम्पिटिटर उस समय या कंटेम्प्रेरी किंग्स थे वो थे पल्लवा, जिनको इन्होंने पहले हराया था और बाद में इन लोगों ने इनको हरा दिया। ठीक, तो जस्ट वाइस वर्सा ये लोगों की आपस में लड़ाई चलती रहती थी। चालुक्य और बदामी को हम लोग एक वजह से और जाते हैं, जो था इनका आर्ट एंड कल्चर की प्रैक्टिस। ठीक, तो जिस तरीके की ये लोग आर्ट और स्कल्पचर्स बनाते थे उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुआ करते थे। ठीक, तो आइए शुरू करते वाली क्लास। देखिए अब इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कौन थे लोग। चालुक्य वर मैरीटाइम पावर। ये लोग एक मैरीटाइम पावर थे, समुद्र में भी इनकी सेना कारगर थी। दे सेट अप देयर किंगडम इन वेस्टर्न डिकेन विद कैपिटल एट वटापी। ठीक, इन्होंने वेस्टर्न डिकेन मतलब साउथ में जो वेस्ट का पार्ट था वहां पे इन्होंने अपना किंगडम बसाया था, जो इस समय कर्नाटका का पार्ट है। ठीक, जो इनकी कैपिटल थी जिसका नाम था वटापी, जिसको मॉडर्न में हम लोग मॉडर्न टाइम बादामी बोलते हैं, जो कि कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, along with चालुक्य और बदामी who are primarily called the western चालुक्य। चालुक्य और बदामी के ही साथ जिनको हम लोग वेस्टर्न चालुक्य कहते हैं, देयर वर टू अदर ब्रांचेस ऑफ द लीनेज। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि ये जो बदामी थे, ठीक है, इनकी एक जो थी ब्रांच जो थी चालुक्य, जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न बदामी, वेस्टर्न चालुक्य जिनको कहा जाता है। उसी तरह इनकी दो अदर ब्रांचेस थी, जिसमें से जो अलग इंडिपेंडेंस यूज करती थी, जिनका नाम था ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगिल एंड द चालुक्य ऑफ लता। तो देखिएगा ये तीन बादामी थी और तीन संस्थान थी, तीन मतलब ब्रांचेस थी इनकी। पहली थी आपकी वेस्टर्न चालुक्य, दूसरी थी आपकी ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगी, और तीसरी थी आपकी चालुक्य ऑफ लता। लेकिन जो कि सबसे ज्यादा उभर के उस समय आई थी वो थी वेस्टर्न चालुक्य। ठीक, तो इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। द वेस्टर्न, एक सेकेंड। The Western Chalukya, in order to acquire legitimacy and respectability, claimed Brahmanical origin as हरिपुत्र of महानव्य गोत्र। देखिएगा होता क्या था उस समय, जब प्री मिडिवल हिस्ट्री का टाइम था ना, उस समय ब्राह्मण लोगों की ज़्यादा एक रिस्पेक्ट होने लगी थी, क्योंकि ये जो गौतम बुद्ध और ये जो महावीर लोग आए थे, इनसे कहीं ना कहीं इनके जो रिलीजन था उससे लोग चिढ़ते थे। तो इन्होंने वेस्टर्न चालुक्य ने ये सोचा कि क्यों ना हम अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए और अपनी एक प्रभुत्ता दिखाने के लिए इन्होंने ये घोषित किया कि हम लोग ब्राह्मण ओरिजिन है, मतलब कि हम लोग ब्राह्मण हैं। और जो इन्होंने मतलब अपना गोत्र बताया वो ये बताया कि हरिपुत्र ऑफ मनाव्य गोत्र से हम लोग आते हैं। ठीक, तो जब भी हम लोग बताते हैं कि हम ब्राह्मण है या क्षत्रिय या जो भी, तो हम लोग गोत्र हम लोगों का पूछा जाता है। तो उसी तरह जब इन्होंने बताया कि हम लोग ब्राह्मण है, तो और जो इन लोगों ने गोत्र अपना बताया वो था हरिपुत्र ऑफ मानव्य गोत्र। ठीक, अब ये एक्चुअली में ब्राह्मण थे कि नहीं वो संदेह की बात है, लेकिन कुल मिला के हिस्ट्री के हर पार्ट में इनको ब्राह्मण ओरिजिन का बताया गया है। और ये बताया कि वो हरिपुत्र थे मनाव्य गोत्र के। ठीक है, आगे देखते हैं। तो पहले राजा थे पुलाकिशिन। द फाउंडर किंग ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज पुलाकिशिन, मतलब कि चालुक्य और बादामी जिस राजा ने बसाए थे उसका नाम था पुलाकिशिन वन। ही स्टैब्लिश द इंडिपेंडेंट पावर ऑफ दिस डायनेस्टी। इन्होंने ने डायनेस्टी को एक इंडिपेंडेंट पावर घोषित किया था। जैसे कि हम लोग पढ़ क्या है, तीन राजा थे, एक वेस्टर्न चालुक्य, एक ईस्टर्न चालुक्य ऑफ वेंगिल और तीसरे थे चालुक्य ऑफ लता। तो इस राज्य को वेस्ट चालुक्य और बादामी को उन्होंने इंडिपेंडेंट राज घोषित करवाया था। फाउंडेड द किंगडम विद कैपिटल एट वटापी। वटापी में इन लोगों ने इसकी किंगडम की कैपिटल बताई थी, जो इस समय बादामी कर्नाटका में पाया जाता है। परफॉर्म अ नंबर ऑफ श्रद्धा सेक्रीफाइसेस सच एज अश्वमेघ। तो उन्होंने देखिए होता क्या था उस समय, लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए अलग अलग तरीके के यज्ञ किया करते थे, ताकि उनका अलग अलग राज्यों में नाम हो और जो उनके राज्य की जनता है वो उन्हें पूछे। तो इसी तरह इन्होंने भी अलग अलग तरीके के श्रद्धा सेक्रीफाइसेस किए थे। उसमें से एक था अश्वमेघ यज्ञ। ठीक, तो पुलाकेशिन वन को यदि आपसे पूछा जाए तो इसलिए हम लोग और जानते हैं कि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। अब पढ़ते हैं कीर्तिवर्मन के बारे में, जो कि दूसरे राजा थे इनके लीनेज में। कीर्तिवर्मन वॉज पुलाकिशिन वन सन। ये पुलाकिशिन वन के बेटे थे। ही फर्दर एनलार्ज द किंगडम एंड डिफीटेड द। इन्होंने भी किंगडम को बढ़ाया, और बढ़ाते समय जाहिर सी बात है जो अपोजिट किंगडम होंगे उसको इन लोगों ने इनको हराना पड़ेगा। तो इन्होंने किस किस को हराया? कदम्बाज ऑफ बनावसी, मयूर ऑफ कोनकान, नालाज ऑफ बस्तर एरिया। ठीक, ये तीन राज्यों को इन्होंने हराया। देखिएगा तीनों के आप नाम आपको पता होने चाहिए। सीजीएल में कई बार पूछा गया और यूपी पीसीएस में भी ये पूछा जाता है हर बार। और यूपीएससी इससे रिलेटेड पूछ लेता है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछता है। लेकिन एक बार इन्होंने पूछा था कि हु वॉज कदम्बाज और बनावसीज की जो एक लीनेज चली आ रही थी उसको डिफीट किसने किया था।
ठीक, तो नाम आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, इनका ये ईयर याद रखिए, 566 से 598 सेंचुरी में ये थे। फिर वॉर ऑफ सेसेशन चालू हुआ था किसमें, कीर्तिवर्मन डेथ, मतलब कि जो पहला राज थे वो पुलकेशिन ने बनाया था। ठीक, पुलकेशिन ने इस राज्य को स्थापित किया था। उसके बाद कीर्तिवर्मन ने इस राज्य को बढ़ाया था, अलग अलग रूलर्स को डिफीट करके। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तब चालू हुआ वॉर ऑफ सक्सेशन। अब वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट बिटवीन हिज ब्रदर मंगलेशा नेफ्यू पुलाकिशिन टू, इन विच पुलाकिशिन टू एमर्ज ट्रिम्फेंट। देखिएगा हुआ क्या था, जब कीर्तिवर्मन की मृत्यु हुई तो जो उनके ब्रदर थे जिनका नाम था मंगलेशा, और जो उनके नेफ्यू थे पुलाकिशिन टू, इन दोनों में युद्ध छिड़ गया था। ठीक, जब इन दोनों ये में युद्ध छिड़ गया था तो उसमें जीता कौन, पुलाकिशिन टू। ठीक, और इन्होंने भी राज्य को आगे और विस्तार करवाया। तो आइए आगे देखते हैं इनके बारे में। पुलाकेशिन टू के बारे में, इन्होंने 610 से लेकर 642 सेंचुरी तक राज किया था। द मोस्ट पावरफुल एंड फेमस किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। देखिएगा पुलाकेशिन टू का नाम इसीलिए जाना जाता है कि कहीं ना कहीं वही जो मेन रूलर थे वो थे बदामी चालुक्य, और बदामी के मेन रूलर का जब भी नाम आएगा तो उसमें आपको नाम लिखना पड़ेगा पुलाकेशिन टू का। His eulogy was written by his court poet Ravi Kirti in the Aihole inscription, which describe his victories against Kadambas of Banavasi, Alupas and Gangas of Mysore। तो देखिएगा एक इंस्क्रिप्शन, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में अपने बताया है कि पहले के लोग क्या करते थे, इंस्क्रिप्शन लिखा करते थे। फिर चाहे वो पत्थर लिख लेंगे, ठीक, या गुफा में कुछ तरह का अपना एक सिंबल बना लेंगे, या पिलर जैसे अशोका ने बनाया था आयरन पिलर। तो इस तरीके की चीज बताते थे और इसमें वो अपने बारे में इंस्क्रिप्शन लिखा करते थे। अलग अलग राइटर होते थे, तो उसी तरह एक इंस्क्रिप्शन था जिसका नाम था एहोल इंस्क्रिप्शन, जिसके राइटर थे जिसके पोएट थे रवि कीर्ति। उन्होंने इसके बारे में लिखा था, उसमें ये लिखा था कि इन्होंने कैसे कैसे जीत हासिल की कदम्बाज ऑफ बनवासी में, अलूपास के, और गंगाज ऑफ मैसूर में। ठीक, इन तीनों का नाम जरूर याद रखिएगा। ही ऑल्सो लेड एक्सपेडिशन अगेंस्ट ईस्टर्न डिकैन किंगडम, साउथ कोसला एंड कलिंगा। तो पुलाकेशिन टू में साउथ में भी इन्होंने ईस्ट डिकैन में भी अपना राज्य स्थापित करने की कोशिश की थी, और किस किस को हराया था, साउथ कोसला को इन्होंने हराया था और कलिंगा के राजा को हराया था। कंटेम्प्रेरी ऑफ हर्षवर्धना एंड डिफीटेड हिम ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा। तो देखिए हम लोग पढ़े थे अभी कि हर्षवर्धन जो थे इनको क्या कहा जाता था, इनको कहा जाता था लॉर्ड ऑफ नॉर्थ। तो जब हर्षवर्धन ने साउथ की तरफ अपने किंगडम एक्सटेंड करने की कोशिश की तो पुलाकेशिन टू ने उनको डिफीट कर दिया था। कहाँ पे डिफीट किया था, नर्मदा के किनारे। ठीक, इसीलिए इस वजह से भी इनका इतिहास में बहुत बड़ा नाम है कि उस समय हर्षवर्धन का बहुत नाम था, उन्होंने बहुत सारे किंग को डिफीट कर रखा था, और फाइनली पुलाकेशिन टू ने इनको हराया था हर्षवर्धन को। ही दस एक्वायर द टाइटल ही दस एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ दक्षिणी पतेश्वरा लॉर्ड ऑफ द साउथ। तो फाइनली जब इन्होंने इसको हरा दिया और फिर इन्होंने अपने आप का टाइटल रखा था दक्षिणी पतेश्वरा, मतलब कि लॉर्ड ऑफ द साउथ। तो जैसे कि हर्षवर्धन को हम लोग कहते थे लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ, तो उसी के समय के पुलाकेशिन थे तो इन्होंने अपना नाम रखा था लॉर्ड ऑफ द साउथ, जो कि एक्चुअली में टाइटल था दक्षिणी पतेश्वरा। आगे देखते हैं। सेंट एन एम्बेसी टू पर्शियन किंग खुसरो टू, द रिसेप्शन ऑफ दिस एम्बेसी इज डिपिक्टेड इन द अजंता केव्स। तो पुलाकेशिन टू ने क्या किया था, एक एम्बेसी भेजी थी पर्शियन किंग के पास जो उस समय थे खुसरो टू, और ये पूरा व्याख्या कहाँ पे लिखा गया, ये लिखा गया अजंता केव्स में। ठीक, इस बात को देखिएगा। हिजुन सिंह विजिट हिज किंगडम एंड ही डिस्क्राइब दैट इवन थ्रू पुलाकेशिन टू वाज हिंदू, ही वाज टॉलरेंट टुवर्ड बुद्धिज्म और जैनिज्म। देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि उस समय जो बुद्धिज्म और जैनिज्म की पॉलिसी थी इनसे लोग चिढ़ने लगे थे थोड़ा, और क्योंकि इन लोगों का विस्तार ज़्यादा हो गया था तो इसलिए अब जो राजा उभर के आ रहे थे वो थे जैन, ये ब्राह्मण रीजन या क्षत्रिय रीजन। तो क्योंकि पुलाकेशिन की जो सीरीज थी उन्होंने अपना नाम रखा था ब्राह्मण, तो हिस्युन टचिंग जो कि एक चाइनीज ट्रैवल था, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था अपने उसमें हर्षवर्धन वाले डायनेस्टी में कि हिस्युन टचिंग आए थे उस समय, तो चाइनीज ट्रैवलर थे, इन्होंने भी बताया है कि पुलाकेशिन टू एक हिंदू थे लेकिन फिर भी वो बुद्धिज्म और जैनिज्म के खिलाफ कोई भी मतभेद नहीं किया करते थे। The Badami Chalukya dynasty went into a brief decline following the death of Pulakeshin II due to internal feuds। तो देखिए हुआ क्या, पुलाकेशिन वन ने बसाया, कीर्तिवर्मन ने इसको बढ़ाया, और फाइनली पुलाकेशिन टू ने इसको पीक पे पहुंचा दिया था। ठीक, क्योंकि इन्होंने फाइनली हर्षवर्धन को हरा दिया था तो एक तरह से पूरे साउथ के लॉर्ड बन चुके थे, और हर जगह पे चालुक्य और बदामी ही था साउथ में एक समय में। तो जो बदामी चालुक्य था, जब पुलाकेशिन टू की मृत्यु हो गई तो ये धीरे धीरे कम होता गया। कम क्यों होता गया, इंटरनल झगड़े की वजह से। आंतरिक झगड़े क्या होंगे हम सबको मालूम है, वो था वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक,
कि कौन राजा बनेगा। इसी वजह से आधे लोग आपस में लड़ गए और इसका एक डिक्लाइन होता गया। ठीक, देखिएगा चालुक्य और बादामी को हम लोग दो वजहों से बहुत ज्यादा तीन वजहों से बेसिकली जानते हैं। पहला, एक जो इनकी फाइट हुई थी हर्षवर्धन के समय, ठीक, जिसको इन्होंने हरा दिया था। दूसरा, हम लोग इनके बारे में जानते हैं आर्ट एंड कल्चर की वजह से, जो कि इन्होंने बढ़ाया। एक तरह से द्रविड़ा स्टाइल जो थी था वो इन्हीं लोगों का मोस्ट पाइनियर था उसमें ये लोग। और तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, कॉन्फ्लिक्ट जो हुए थे इनके पल्लवा से, क्योंकि फाइनली चालुक्य और बादामी का जो डिक्लाइन हुआ था वो पल्लवा की ही वजह से हुआ था। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या था एक्चुअली पल्लवा कॉन्फ्लिक्ट। ही हैड कॉन्फ्लिक्ट विद पल्लवा और कांची। तो पल्लवा और कांची से इनकी लड़ाई चलती थी। ही एनेक्स रीजन बिटवीन He annexed region between Krishna and Godavari from the Pallava and placed it under his brother Vishnu Vardhana। ठीक, तो देखिए पल्लवा से इनकी लड़ाई चलती थी, जो पल्लवा और कांची थे। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुछ रीजन हासिल एनेक्स्ट कर लिया था कृष्णा और गोदावरी के बीच का पल्लवा से, और प्लेस कर दिया था अपने भाई जिसका नाम था विष्णु वर्धना को। इसको कृष्णा गोदावरी का जो रीजन इन्होंने एनेक्स किया था वो विष्णुवर्धन को दे दिया था। विष्णुवर्धन कौन थे, ये थे चालुक्य और वेंगेल। मैंने अभी आपको बताया था ईस्टर्न चालुक्य उस समय हुआ करते थे ये। Thus the first expedition against the Pallava who were at the time ruled by Mahendra Varman was a complete success। तो उस समय जब पल्लवा किंग थे वो कौन थे, महेंद्र वर्मन। तो ये जो इनका एक्सपेडिशन था ये सक्सेसफुल हुआ था। हालांकि जो दूसरा इनका एक्सपेडिशन था वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। However, second expedition against the Pallava proved to be a complete failure as King Narasimha Varma of the Pallava dynasty killed Pulakeshin II। तो देखिएगा जो पहला इन्होंने जब पहले इन्होंने आक्रमण किया था पल्लवाज ऑफ कांची में, तो उस समय महेंद्र वर्मन थे। और इन्होंने पूरा जो एरिया था वहाँ पे कृष्णा गोदावरी के बीच का वो एनेक्स कर लिया था, अपने भाई विष्णुवर्धन को गद्दी पे बिठा दिया था। लेकिन जो दूसरा एक्सपेडिशन था वो इन्होंने किया था, तब उस समय किंग थे नरसिम्हा वर्मन। ठीक, और फाइनली नरसिम्हा वर्मन ने पुलाकेशिन II को पकड़ लिया था और बहुत ही बेरहमी के साथ इनका मृत्यु कर दी गई थी। तो फाइनली जब पुलाकेशिन II एक तरह से राजा हट गए तो ये जो पूरा किंगडम था ये कहीं ना कहीं पल्लवा के ही अधीन चला गया था। जो थोड़ा बहुत राज बनता भी, तो जो इनकी आने वाली पीढ़ी थी वो इतना इसको मेंटेन नहीं कर पाई, और फाइनली यहाँ से चालुक्य का पूरे तरह से डिक्लाइन होता गया, और एक समय बाद इनका कोई भी मतलब अस्तित्व वहां पर नहीं बचा था। सो फाइनली बदा सो फाइनली बादामी सो फाइनली बादामी वॉज ऑक्यूपाइड बाय द पल्लवा फॉर अ पीरियड ऑफ 13 ईयर। तो फाइनली 13 साल के अंदर बादामी को पूरा मतलब 13 साल के लिए पल्लवा ने बादामी को अपने अधीन में ले रखा था। कब तक, 13 साल के लिए। तो देखिएगा इस युद्ध में नरसिम्हा वर्मा ने पुलाकेशिन II को हरा दिया था, और फिर इन्होंने पूरे बादामी को कैप्चर कर लिया था। और कब तक कैप्चर कर रखे थे ये लोग, 13 साल तक के लिए। विक्रमादित्य, ठीक, विक्रमादित्य कौन थे, सक्सीडेड इन पुशिंग द पल्लवा आउट ऑफ बादामी। तो फाइनली जो जब ये पुलाकेशिन II हारे थे तो और पल्लवा ने कैप्चर कर लिया था, तो विक्रमादित्य वन जो राजा थे उसने उन्होंने पल्लवा को फिर बादामी से बाहर निकाला था, और ही रीस्टैब्लिश अथॉरिटी ओवर होल किंगडम। और फाइनली फिर से इन्होंने पूरे किंगडम में एक अपने राज्य को स्थापित किया था। ही नॉट ओनली डिफीटेड सक्सेसिव पल्लवा लूरर बट ऑल्सो कैप्चर देयर कैपिटल कांची। तो देखिए नरसिम्हा वर्मा ने इनके परिवार को हराया था, जो थे उस समय पुलाकेशिन II, सॉरी। ठीक, और 13 साल तक के लिए राज को इन्होंने कैप्चर कर रखा था। फिर विक्रमादित्य आए तो इन्होंने राज्य को रिकैप्चर किया पल्लवा से, और इतना ही नहीं, इन्होंने पल्लवा को हराया भी, और उनकी जो कैपिटल थी कांची उसको इन लोगों ने कैप्चर कर लिया। विक्रमादित्य वन टुक द टाइटल ऑफ राजमल्ला। फिर विक्रमादित्य वन ने जो टाइटल लिया उसका नाम था राजमल्ला, मीनिंग द सोवरिजन ऑफ मल्लाज, मतलब कि सोवरिजन ऑफ मल्ला जो होंगे उसका नाम था राजमल्ला। और पल्लवा तो कहने का मतलब ये था, जब इन्होंने पल्लवा को पूरी तरह से हराया था तो जो टाइटल इन्होंने यूज किया था अपने लिए उसका नाम था राजमल्ला। ऑल्सो डिफीटेड द चेहरा, चोला और पांड्या। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि पुलाकेशिन II जो थे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग थे, जिन्होंने इस किंगडम को बहुत ही बढ़ाया है और सारी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। लेकिन विक्रमादित्य जो वो थे वो पुलाकेशिन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि उन्होंने तब इस राज्य को बढ़ाया जब इनका राज के पास कुछ नहीं था। पुलाकेशिन II ने तब बढ़ाया था जब इनको कीर्तिवर्मन ने दिया था, लेकिन विक्रमादित्य ने तब बढ़ाया जबकि इनका राज किसी और के अंदर कैप्चर हो रखा था, और इन्होंने उसको भी हराया,
और प्लस चेरा, चोला और पांड्या को भी इन्होंने डिफीट किया। अब देखते हैं विक्रमादित्य टू के बारे में। द वटापी डायनेस्टी वॉज एट पीक अगेन ड्यूरिंग द विक्रमादित्य टू। तो फाइनली विक्रमादित्य वन के बाद विक्रमादित्य टू आया और फाइनली वतापी डायनेस्टी जो पुलकेशिन टू के समय में एक समय में पीक पे था, तो फिर से वतापी डायनेस्टी अपने पीक पे पहुंच गया। ही इज नोन फॉर हिज रिपीटेड इन्वेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ टोंडई मंडलम एंड हिज सब्सिक्वेंट विक्टरीज ओवर पल्लवा किंग नंदरी वर्मन। तो पल्लवा किंग जो थे उसको हरा चुके थे विक्रमादित्य वन, लेकिन जब विक्रमादित्य आए तो फिर से उन्होंने पल्लवा किंग को हराया जो थे नंदी वर्मन टू। और भी अलग अलग राजा को इन्होंने हराया था। और इन्वेशन ऑफ द टेरिटरी जो कि टोंडई मंडला में एक टेरिटरी थी उस पर भी इन्होंने कब्जा किया था। ही एनग्रेव कन्नाडा inscription ऑन द विक्ट्री पिलर ऑफ द कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे? एलोरा केव्स में, ये हम सभी को मालूम है। ठीक, एलोरा केव्स कहाँ है? नासिक में, मतलब औरंगाबाद में। बेसिकली नासिक में क्या है, ठीक, औरंगाबाद में। तो जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे ना तो वहां पे आपको पता चलेगा कि इंस्क्रिप्शन था जो कि कन्नाडा इंस्क्रिप्शन था। ठीक, इस कन्नाडा इंस्क्रिप्शन को किसने बनाया था? वो बनाया था विक्रमादित्य टू ने। और इसके बारे में अपनी विक्ट्री लिखी थी कि जो बार बार इन्होंने टूंडई मंडलम पे हमला किया, पल्लवा किंग को हरा, कैसे अपने राज्य को पीक तक पहुंचाया था। ही इज नोन फॉर हिज बेनोवेलेंस टुवर्ड्स द पीपल एंड द मॉन्यूमेंट ऑफ कांचीपुरम द पल्लवा कैपिटल। इनको हम लोग एक वजह से और जाते हैं जो कि इनका एक प्यार भरा नेचर था पब्लिक के प्रति, और प्लस मॉन्यूमेंट जो कि कांचीपुरम में थे, और कांचीपुरम क्या था? पल्लवा का कैपिटल। तो देखिए ये इस वजह से होता है कि ये एक आर्ट प्रिय व्यक्ति थे, और जो कि पल्लवा के उस समय आर्ट थी वो अभी भी हम लोग जैसे आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तो उसमें हमको लगता है जो अभी तक की बेस्ट आर्ट एंड प्रैक्टिस हुई है वो केवल हुई है पल्लवा के कैपिटल में। वो कहाँ थी? कांचीपुरम में। ठीक, तो इस आर्ट को देख के भी ये बहुत ही मतलब एक तरह से इनका प्यार भरा वो व्यक्तित्व जो है समझ के आता था। ड्यूरिंग हिज रेन अरब इंट्रूडर ऑफ उमैयाद कैलिफेट इन्वेडेड साउदर्न गुजरात विच वॉज अंडर चालुक्य रूल बट द अरब वर डिफीटेड एंड ड्रिवन आउट। देखिए इनके समय में क्या हुआ था, जो अरब थे उन्होंने अरब आक्रमणकारी जो थे उमायद कैलिफेट के, उन्होंने साधन गुजरात पे हमला किया था। साधन गुजरात किसके अंदर था? वो था चालुक्य और बदामी के अंदर, लेकिन अरब को इन लोगों ने डिफीट कर दिया था और यहाँ से भगा दिया था। ही लेटर ऑल्सो He later also overran the other traditional kingdom of Tamil country, the Pandya, Chola, Chehra, addition to subduing of Kalbra ruler। तो देखिएगा विक्रमादित्य क्या थे, इन्होंने हर राज्य में मतलब जितने भी राज्य थे इनके आसपास उस सब पे आक्रमण किया था और सबको ही अपने अधीन ले लिया था। ये नहीं कि उसको अधीन लेके फिर हमला करके उनको हरा के छोड़ दिया, नहीं, इन्होंने अपने राज्य को एक विस्तार पूर्वक बढ़ाया। तो जो राज्य इनके आ रहे थे छोटे मोटे, उसको एक तरह से अपने अधीन इन्होंने ले लिया था। मतलब कि एक तरह से साउथ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई थी वो बनाई थी, साउथ साउथ की सेंट्रल गवर्नमेंट वो बनाई थी एक तरह से विक्रमादित्य टू ने। ठीक, तो इन्होंने कहा किस किस को हराया था? पांड्या, छोला, चेहरा और कलहरा रूरल को भी इन्होंने हराया था। तो ये था पूरा विक्रमादित्य टू के बारे में। इसी तरह इन्होंने एक तरह से बहुत ही आगे लेके गए थे वटापी डायनेस्टी को अपने। अब फाइनली आती कीर्तिवर्मन टू पे। लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी हु वाज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटाकुंग डांटी दुर्गा। तो देखिएगा कीर्तिवर्मन थे, ये इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। तो अभी मैंने आपको पढ़ा फर्स्ट रूलर कौन थे? वो थे आपके पुलाकेशिन, ठीक, जिन्होंने बढ़ाया। इसको पीक पे किसने पहुंचाया था? मतलब इसके दो फेजेस थे चालुक्य, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। तो जो फर्स्ट टाइम पे पीक पे पहुंचाया गया था वो पहुंचाया गया था पुलाकेशिन टू के बारे में। ठीक, पुलाकेशिन टू के बारे में। और जो सेकेंड फेज में जिसको इन्होंने बढ़ाया था वो थे इनके ये विक्रमादित्य। ठीक, विक्रमादित्य। और फाइनली कीर्तिवर्मन टू जो थे वो थे इसके आखिरी रूलर। इनको किसने हराया था? राष्ट्रकूटा किंग ऑफ डांटे दुर्गा ने इनको हराया था। द चालुक्य रूल केम टू एन इन अबाउट 757 century and one of the feudatories of राष्ट्रकूटा केम इनटू प्रोमिनेंस। तो फाइनली जब ये कीर्तिवर्मन को राष्ट्रकूटा ने हरा दिया था तो इस यहीं से डायनेस्टी का अंत हो गया था। और जो भी एक फिड्यूटरी थी राष्ट्रकूटा, मतलब देखिए राष्ट्रकूटा जो थी ये भी एक किंग की एक वो थी चैन। इसमें भी बहुत सारी अलग अलग चैन थी, जैसे कि अलग अलग पार्ट में राष्ट्रकूटा किंग फैले थे। तो जो राष्ट्रकूटा की ही एक चैन थी जिसके किंग थे दाती दुर्गा, उन्होंने इसको हरा दिया था और इसी बटापी डायनेस्टी पे इन्होंने पूरा कैप्चर कर लिया था। और यहीं से कीर्तिवर्मन के समय से ही जो क्या बादामी थी उसका अंत हो गया था, चालुक्य और बादामी का अंत हो गया था। और इनकी जगह पे जो आए थे वो थे राष्ट्रकूटा किंग। ठीक, तो ये था पूरा इनके कैसे राजा थे, क्या इनकी हिस्ट्री रही, कैसे ये लोग आगे चलते आए।
अब इनके बारे में हम लोग एक मैंने अभी आपको बताया था, इनको हम 3 वजह से जानते हैं। पहला तो जो कि इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, ठीक? हर्षवर्धन को इन्होंने हराया था। और दूसरा जो कि इन्होंने पलवा से इनका युद्ध हुआ था। और तीसरा जिसकी वजह से हम लोग इनको जानते हैं वो था इनका आर्ट एंड कल्चर, ठीक? तो आइए इनके आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। चालुक्य आर्ट एंड कल्चर क्या था? चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज कॉल्ड चालुक्य आर्किटेक्चर। इनके जो आर्किटेक्चर जो स्टाइल था उसको कहा गया चालुक्यन आर्किटेक्चर। हालांकि साउथ के थे तो साउथ को हम लोग क्या कहते थे उस समय? द्रविड़ा। दे डेवलप डेक्कन और वेस्टा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया कि किसने डेक्कन और वेस्टा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग को जन्म दिया, तो वो थे हमारे चालुक्य। 100 मॉन्यूमेंट्स बिल्ड बाय देम, मतलब 100 से भी ज़्यादा मॉन्यूमेंट एक तरह से इन्होंने बनाए थे। लेकिन इस समय जो आप देखेंगे तो कुछ प्रेजेंट में 65 से 75 कुछ समथिंग बचे हुए हैं। उसमें भी जो एक्चुअली देखने लायक हैं वो 40 से 50 कुछ हैं। और ये पूरा ही हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंदर आता है। और फिलहाल थोड़े दिन कुछ साल पहले इनको एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टाइटल दे दिया गया है। तो रॉक कट केव्स एंड स्ट्रक्चर आल्सो फाउंड इन मालप्रभा रिवर बेसिन इन मॉडर्न बागलकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न कर्नाटका। तो नॉर्दर्न कर्नाटका में जो कि मालप्रभा का किनारा है, मतलब मालप्रभा जो एक रिवर बेसिन जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पे रॉक कट्स केव्स बने हुए हैं, स्ट्रक्चर अलग अलग बने हुए हैं। कहाँ पर? बागलकोट डिस्ट्रिक्ट पे, ठीक? तो कर्नाटका के बागलकोट डिस्ट्रिक्ट में जो कि एक महानंदा महाप्रभा रिवर बेसिन आता है वहाँ पे जो रॉक कट केव्स है वो इन्हीं के समय के हैं। यूज्ड लोकरी फाउंड रेडिश गोल्डन सैंडस्टोन इन देयर मॉन्यूमेंट। तो जो मॉन्यूमेंट में जिस पत्थर का ये लोग इस्तेमाल करते थे वो आसानी से उसी लोकल एरिया में पाए जाते थे। और किस टाइप के होते थे? वो होते थे रेडिश और गोल्डन कलर के। और कौन सी वैरायटी के होते थे? वो होते थे सैंडस्टोन टाइप। मोस्ट ऑफ द चालुक्यन टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी व कंसंट्रेटेड इज स्मॉल एरिया ऑफ एहोल बादामी पत्तडकल एंड महाकुटा। तो जो छोटे छोटे एरिया में होते थे वो कहाँ होते थे? एहोल में था, बादामी में था, पत्तागटकल में था, और महाकुटा में इनकी आर्ट एंड कल्चर सब जगह फैले हुए थे। तो देखिएगा इस तरह के इन्होंने बनाते थे। ये बादामी टेम्पल आपको मिलेंगे, देखिएगा एक तरह से पहाड़ के रीजन में ये लोग टॉप पे बनाते थे। जो इनकी रूफ होती थी वो फ्लैट होती थी, ठीक? ये देखिएगा इस तरह ऐहोल में जो इन्होंने गुफा में पूरा अपना मंदिर बनाया है, ये देखिए। और इस तरह से जो इनका मंदिर है गंगा नदी के किनारे, मालप्रभा के नदी के किनारे, ये आपका एक तरह से इन्होंने किनारा दे रखा है। और फिर हाइट पे ये पूरी देखिए फ्लैट रूफ। और फिर यहाँ पे इन्होंने एक पिलर टाइप का दे दिया है, ठीक? आगे देखते हैं। देखिएगा 3 फेसेस में इनका आर्किटेक्चर इन्वॉल्व हुआ, मतलब इवॉल्व हुआ था। पहला था अर्ली फेज, दूसरा था सेकेंड फेज, और तीसरा था इनका मैच्योर फेज। तो आइए इस बारे में पढ़ते हैं। अर्ली फेज में क्या था? इन दिस फेज केव टेम्पल्स वर बिल्ड। इस फेज में इन्होंने केव में अपने मंदिर बनाना चालू किया था। केव टेम्पल एट एहोल, ये देखिएगा इस तरह का एहोल का एक टेम्पल है। फॉलोड बाय 4 डेवलप्ड केव टेम्पल एट बादामी, आउट ऑफ विच 3 केव टेम्पल्स आर वैदिक एंड 1 बिलोंग टू जैन ट्रेडिशन। तो जो चार के बादामी में जो 4 गुफाओं के अंदर मंदिर बने उसमें से जो 3 हैं वो वैदिक के अनुसार है, क्योंकि ब्राह्मण तो उन्होंने वैदिक उसके साथ बनाया, लेकिन जो एक है वो पूरा जैन ट्रेडिशन पे बना है। The noteworthy feature of this cave temples at Badami is that each has a plain exterior but an exceptionally well finished interior. तो कहने का मतलब ये है कि लोग गुफा में बनाते थे, सपोज ये एक गुफा है पहाड़ में, ठीक? इस तरह से। तो ये जो मंदिर बनाएंगे ना, तो जो इसका एक्सटीरियर होगा उस एक्सटीरियर में लोग कुछ नहीं करते थे, वो एकदम प्लेन रखते थे। अब प्लेन या तो मान लीजिए गुफा जैसी है तो उस गुफा की ही डिजाइन रहेगी, मतलब यहाँ पे वो कोई भी स्कल्पचर या कोई भी ड्राइंग देने की कोशिश नहीं करते थे। लेकिन जो इसके अंदर का होता था उसको बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया करते थे। इट कंसिस्ट ऑफ अ पिलर वेरेंडा। ये जो है ये पिलर वेरेंडा, मतलब पिलर जैसे सपोज ये इस तरह का वरांडा है, तो यहाँ पे पिलर पिलर ये लोग बना दिया करते थे। वो जाहिर सी बात है सपोर्ट देने के लिए बनाते होंगे इसको, ठीक? इस तरह से पिलर होते थे और ये ऊपर वेरेंडा। अ कॉलम हॉल, एक तरह से कॉलम हॉल पूरा होता था ये। सेला, सीला मतलब एक श्राइन टाइप की होती थी। विच कंटेन द डीटी ऑफ वर्शिप। तो जैसे कि हम लोग मंदिर में जाते हो सामने हम लोग भगवान को देखते हैं मूर्ति, तो उसी तरह इन लोगों ने भी गुफा के अंदर एक बड़ी सी मूर्ति डिजाइन में श्राइन बनाया हुआ करती थी। कि जैसे कि हम लोग इस वरांडा में खड़े होंगे, सपोज एक सेकेंड, जैसे कि ये हम लोग एंटर हुए, इस तरह का एक पिलर, ये वरांडा हो गया पूरा। इसको क्लोज करते पिलर हॉल पूरा होता था यहाँ पे, ठीक? इस तरह का। और यहाँ पे वो डीटी को बिठाया करते थे, तो इसके लिए भी एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म टाइप का ये लोग बनाते थे।
The Vedic temple contain large, well-sculpted images of Harihar, Mahishasuramardini, Varaha, Narsimha, Trivikrama, Vishnu seated on the Ananta the snake and the Natraj dancing Shiva. तो देखिएगा जो वैदिक टेम्पल मैंने अभी आपको बताया 3 केव्स में जो बने थे उसमें क्या कौन कौन भगवान होते थे, तो उनका ये नाम है, एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि पूछा नहीं जाता, केवल आपकी नॉलेज के लिए बता दिया गया कि किस भगवान को लोग पूछते थे और कौन सी मूर्ति उन्होंने यहाँ पर बिठा रखी थी। आइए देखते हैं सेकंड फेज के बारे में। दिस फेज ऑफ टेम्पल बिल्डिंग वॉज एट एहोल, ये भी एहोल में ही पाया गया। ये फेज के जितने भी मंदिर है एहोल में ही लगभग। वेयर सम 17 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, जिसमें से 70 स्ट्रक्चर आज भी एग्जिस्ट करते हैं और इन्हीं को कहा गया वन ऑफ द क्रेडल्स ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर एंड बादामी। मतलब कि एक तो इतने ब्यूटीफुली और एंशियंट काल के ऐसे मंदिर हैं जो प्यारे हैं, जिनको कहा गया है, जिस वजह से इनको कहा गया है क्रेडल्स ऑफ इंडियन टेम्पल। दीज आर द लाद खान टेम्पल। देखिएगा उसमें से जो सेकंड फेज के इंपॉर्टेंट मंदिर वो है लाद खान टेम्पल, जिसमें इंटरेस्टिंग फीचर्स क्या है, परफोरेटेड स्टोन विंडोज। मतलब कि जैसे अब हम लोग देते हैं कांच की विंडो या कुछ अलग अलग तरीके की विंडो, तो इस मंदिर में जो विंडो बनी है वो पूरी पत्थर की विंडो बनी है। अब सोचिए आप, एंड स्क्रप्चर्स ऑफ रिवर गॉडेस, और इसमें जो मूर्ति विराजमान है वो कौन सी, रिवर गॉडेस की। द मेगुती जैन टेम्पल एक और मंदिर है, इसका क्यों कहा गया, विच शोज प्रोग्रेस इन स्ट्रक्चरल डिजाइन। इसमें ये कहा गया है कि उस समय स्ट्रक्चर जैसे कि जो प्री फेस है वो समझ लीजिए सिंपल होता था, तो जो सेकंड आया उसमें थोड़ा डिजाइन देने लगे थे मंदिर। मतलब कि सपोज इस तरह से दे देंगे अपनी छत को, या वेरेंडा में पिलर जो बनाएंगे उसमें थोड़ी डिजाइन दे देंगे, तो ये एक तरह से धीरे धीरे एक्सपीरियंस्ड जो आर्किटेक्ट होते थे वो लोग इसको बनाने लगे थे। एंड द दुर्गा टेम्पल विद इट्स नॉर्थ इंडियन स्टाइल टावर। और फिर जो एक मंदिर है वो दुर्गा टेम्पल। दुर्गा टेम्पल क्यों फेमस है, क्योंकि जो इसका स्टाइल है टावर का वो नॉर्दर्न इंडिया से कॉपी किया है। देखिए उस समय दो चलते थे, एक नागरा एक द्रविड़ा। तो नागरा तो हो गया हमारा नॉर्थ का, तो जो कुछ इसके इंपॉर्टेंट मतलब जो सुंदर पॉइंट थे वो इस मंदिर में आपको दिखेंगे। अब आते हैं इसका पढ़ते हैं मैच्योर फेज। द मैच्योर फेज ऑफ बादामी चालुक्य आर्किटेक्चर इंक्लूड द स्ट्रक्चरल टेम्पल्स एट पतदकल विच वर बिल्ट इन द 8th century एंड आर नाउ एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो फाइनली बादामी का जो मैच्योर फेज था वो 8th सेंचुरी में आ गया था। और वो कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं, वो पाए पत्तदकल के जो मंदिर हैं, जब भी आप नेट पे सर्च करेंगे तो देखिएगा बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड मंदिर हैं ये। और जितने भी साउथ के मंदिर हो सबसे मतलब बहुत ही सुंदर जो मंदिर आपको कभी भी दिखेंगे वो पत्तदकल में ही दिखेंगे। और ये मंदिर जो थे वो चालुक्य के मैच्योर फेस में सब बने थे। देखिएगा ये मैंने कुछ डिजाइनें ले रखी हैं इस तरह, देखिएगा क्या ब्यूटीफुली इन लोगों ने कार्व कर रखा है पूरे टेम्पल्स को। ये देखिए एक एक मतलब हर एक पिलर में आपको इसमें डिजाइन दिखा करेगी, इसीलिए इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर अब इसको दर्ज किया गया इसका नाम। वेल नोन अमंग दीज आर द संगमेश्वर टेम्पल। संगमेश्वर टेम्पल का भी बहुत नाम है। द फेमस वीरूपक्ष टेम्पल ऑफ कर्नाटका। वीरूपक्ष जो टेम्पल है कर्नाटका का, वो जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वो भी मैच्योर फेज का है। विच कंटेन अ लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द महाभारत एंड द मल्लिका अर्जुन टेम्पल बिल्ट इन द साउदर्न स्टाइल। तो देखिएगा जो वीरूपक्ष टेम्पल है कर्नाटका का वो इसलिए फेमस है क्योंकि जो भी वहाँ के बाउंड्री पे जो पिलर पे जो भी डिजाइन है वो सब महाभारत के समय के हैं। ठीक, कैसे युद्ध हुआ, जो कृष्ण जी ने कुरुक्षेत्र में ज्ञान दिया, उस तरीके की चीजें हैं। और मल्लिकार्जुन मंदिर जो बहुत ही फेमस है यहाँ का, वो भी साउदर्न स्टाइल में बना हुआ है, वो इन्हीं के समय का है। देयर आर 10 टेम्पल्स एट पटडकल, 6 इन सदर्न द्रविड़ा स्टाइल एंड 4 इन नॉर्दर्न नागरा स्टाइल। तो देखिएगा पटडकल में कुल मिला के 10 मंदिर बचे हैं। हालांकि अब तो डिस्ट्रॉय हो गया कुछ मंदिर, लेकिन फिर भी जो 10 मंदिर अभी भी बचे हैं, जो उसके रुइंस बचे हैं, उसमें से तो 6 मंदिर है वो पूरे द्रविड़ा स्टाइल में बने हैं। ठीक, और जो 4 मंदिर है वो नॉर्थ की स्टाइल जो कि नागरा स्टाइल जिसको कहते हैं उस स्टाइल में बने हुए हैं। विरूपाक्ष एंड मल्लिका अर्जुन, देखिएगा इन दोनों टेम्पल की खासियत सुनिएगा जो बहुत ही आज के समय में भी फेमस है। इनकी हिस्ट्री कहते हैं, इसको समझते हैं। वर्क कमीशन बाय द टू क्वींस ऑफ किंग विक्रमादित्य टू। तो अभी मैंने पढ़ा विक्रमादित्य मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स थे इस समय। तो उस समय जो इनकी क्वीन थी, दो क्वीनें थी विक्रमादित्य की, उन्होंने इन दोनों मंदिरों को बनाया था, जिसमें से एक का नाम था विरूपक्ष और दूसरा था मल्लिका अर्जुन। अब क्यों बनवाया था इस मंदिर को, आफ्टर हिज मिलिट्री सक्सेस ओवर द पल्लवा ऑफ कांचीपुरम। तो जब कांचीपुरम पे इन्होंने विक्ट्री हासिल कर दी थी तो इनकी जो दो रानियां थी उन्होंने दो मंदिर बनवाए थे, जिन दोनों का में से एक का नाम था विरूपक्ष और दूसरे का नाम था मल्लिका अर्जुन। ठीक, तो ये था पूरा आर्ट एंड कल्चर के बारे में चालुक्य के। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पूरी तरह से पसंद आई होगी, और जो कमी हो वो आपको बता दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में अपनी ना ला पाए। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। आपको इसके बारे में और कहीं भी से भी कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा इसका क्रिप्स और जो भी इसको आप एक लेंदी वाइज में भी कर लीजिए, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दी थी।
आप जो भी इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, उस सबके आपको एक कंपाइल पीडीएफ हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।